दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से संबंधित विविध प्रश्नों का भाग 3, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से संबंधित विविध प्रकार के प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विभाग नहीं है? आरंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, महिला और बाल विकास विभाग। तो उत्तर है दोस्तों महिला और बाल विकास विभाग। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है। और आप जान लीजिए कि शिक्षा मंत्रालय का पूर्व नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय रहा। इसके तहत वर्तमान में 2 विभाग हैं, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग। और उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा विभाग उप विभाग के रूप में शामिल है। महिला और बाल विकास विभाग 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही स्थापित किया गया था, लेकिन देखिए 30 जनवरी 2006, डेट याद रखिएगा, 2006 से ये स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा महिला और बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? तो उत्तर है 2006 में, याद रखिएगा 30 जनवरी 2006 को। विकल्प में से कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, खाद्य और पोषण मंडल भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो आप जान लीजिए फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड दोस्तों, ये 1964 में स्थापित किया गया था। प्रारंभ में खाद्य और कृषि मंत्रालय के अधीन था, लेकिन 1993 में ये महिला और बाल विकास मंत्रालय, बाल विकास विभाग 2006 से ये मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है, जो कि अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। वर्तमान में ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन है। तो याद रखिएगा यहाँ पर खाद्य और पोषण मंडल भारत सरकार ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन है। तो इसमें से कोई विकल्प आपका सही नहीं होगा। भारतीय प्रेस काउंसिल क्या है? तो उत्तर है भारतीय प्रेस काउंसिल एक अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। दोस्तों आप जान लीजिए भारतीय प्रेस काउंसिल या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ये एक स्वायत्त अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है, जिसकी सबसे पहले स्थापना 1966 में संसद के 1965 के अधिनियम के तहत की गई थी। और राष्ट्रीय आपात के दौरान इस अधिनियम को निरसित करके 1 जनवरी 1976 को इसे भंग कर दिया गया था। और पुनः भारतीय प्रेस काउंसिल अधिनियम 1978 के तहत इसे पुनर्जीवित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई 17 जून 2022 से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के क्षेत्रवाद के उदय का कारक है? तो आप देखिए ऑप्शन है असंतुलित विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय, राजनीतिक वर्चस्व या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। दोस्तों आप जान लीजिए विविध क्षेत्रों का भिन्न और असंतुलित विकास, कतिपय क्षेत्रों में सांस्कृतिक पहचान खोने का भय और कुछ क्षेत्रों का अन्य क्षेत्रों पर राजनीतिक वर्चस्व, ये सभी भारत में क्षेत्रवाद के उदय के कारण हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1982 यानी 1982 में भारतीय जल विकास एजेंसी की स्थापना जुलाई 1982 में की गई थी। इसका उद्देश्य जल संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के लिए जल स्थानांतरण संपर्कों का विकास करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताना है। शिमला समझौता, भारत सोवियत संघ, फरक्का समझौता और ताशकंद समझौता। तो सबसे पहले इसमें ताशकंद समझौता है, आप जान लीजिए। ऐसे आप मिलान करिए, शिमला समझौता 1972 में, 1972 में 1972 में शिमला समझौता रहा। उसके बाद 1971 में आप जान लीजिए
भारत सोवियत संघ 1971 में हुई थी। फरक्का समझौता 1975 में हुआ था, 1975 में। और 1966 में ताशकंद समझौता। तो सबसे पहले आ जाएगा ताशकंद समझौता, फिर आएगा भारत सोवियत संघ, उसके बाद शिमला समझौता, फिर फरक्का। तो 4 2 1 3 हो जाएगा। आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य 2 जुलाई 1972 को, शांति मित्रता और सहयोग की भारत सोवियत संघ 9 अगस्त 1971 को, फरक्का समझौता भारत बांग्लादेश के मध्य 1975 में, अंतिम रूप से 12 दिसंबर 1996 को, और ताशकंद समझौता भारत पाकिस्तान के मध्य 1966 को हस्ताक्षरित हुआ था। अगला प्रश्न है, किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ था? तो उत्तर है दिसंबर 1971। दोस्तों, दिसंबर 1971 में हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष के फलस्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया और पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में स्थापित हुआ। शेख मुजीबुर रहमान इसके पहले प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, लश्कर-ए-तोयबा जो आतंकवादी संगठन है, इसका संस्थापक कौन था? तो सही उत्तर है हाफिज मोहम्मद सईद। दोस्तों, लश्कर-ए-तैयबा दक्षिणी एशिया में सक्रिय एक आतंकवादी संगठन है। पाकिस्तान आधारित इस आतंकी संगठन की स्थापना हाफिज मोहम्मद सईद और जफर इकबाल द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, किन किन देशों ने लिट्टे को प्रतिबंधित किया था? तो उत्तर है भारत, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, जब ये प्रश्न 1998 में पूछा गया था तो उस दौरान भारत, श्रीलंका और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विश्व के कई देशों ने लिट्टे को प्रतिबंधित किया था। वर्तमान में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, श्रीलंका, कनाडा, मलेशिया और यूरोपीय संघ के 27 देशों सहित कुल 33 देशों ने लिट्टे को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया है। अगला प्रश्न है, जिबूती आचार संहिता संबंधित है किससे? तो उत्तर है समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से संबंधित है जिबूती आचार संहिता। दोस्तों, जिबूती आचार संहिता समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से संबंधित है। ये आचार संहिता पश्चिमी हिंद महासागर, लाल सागर और अदन की खाड़ी में जहाज़ों की समुद्री डकैती की सुरक्षा के लिए 29 जनवरी 2009 को इस क्षेत्र के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं दोस्तों, आप जान लीजिए कि उनके द्वारा अपनाई गई थी। वर्तमान में इसके 20 हस्ताक्षरकर्ता देश हैं: जिबूती, इथोपिया, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, सेशेल्स, सोमालिया, तंजानिया, यमन, कोमोरोस, मिस्र, इरिट्रिया, जॉर्डन, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, सूडान और संयुक्त अरब अमीरात। भारत अगस्त 2020 से इस अंतर्राष्ट्रीय समूह में पर्यवेक्षक या ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ है। सुमेलित करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऑपरेशन चेकमेट, ये श्रीलंका से संबंधित है। ऑपरेशन कैक्टस, तो आप जान लीजिए ऑपरेशन कैक्टस, इसका संबंध मालदीव से है। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध पंजाब से, और आप जान लीजिए ऑपरेशन सिद्धार्थ ये बिहार से संबंधित है। तो 4 1 2 3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श है किसका? तो उत्तर है ऑल इंडिया रेडियो का। दोस्तों, आप जान लीजिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये आदर्शवाद ऑल इंडिया रेडियो का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सुमेलित नहीं है? देखिए, एपिको आंदोलन पी हेगड़े सही है, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा सही है, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर सही है, शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे ये आपका सही नहीं है, क्योंकि शांत घाटी आंदोलन के संदर्भ में डॉक्टर सलीम अली का नाम चर्चित रहा और बाबा आमटे वन्य जीव संरक्षण और नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस तीनों सेनाओं की सेवा के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं? तो उत्तर है भारत के रक्षा मंत्री के। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 4 स्टार जनरल के रैंक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद के सृजन को दिसंबर 2019 में स्वीकृति मिली थी। वे रक्षा मंत्रालय के सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख होने के साथ साथ
तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में भारत के रक्षा मंत्री के मुख्य सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। वे नाभिकीय कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार के रूप में भी कार्य करते हैं। और भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत 1 जनवरी 2020 से 8 दिसंबर 2021 थे। वर्तमान में इस पद पर जनरल अनिल चौहान जो हैं इस पद पर हैं 30 सितंबर 2022 से। अगला प्रश्न है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इस पद के लिए अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष है, सही है। वह चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अस्थायी अध्यक्ष होता है, सही है। ये रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष होता है, सही नहीं है। वो रक्षा योजना समिति का सदस्य होता है, सही है। तो आप जान लीजिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संबंध में ऑप्शन सी आपका सही नहीं है, अन्य विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। दक्षिणी वायुसेना कमान का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में, सही है। पूर्वी नौसेना कमान का विशाखापत्तनम में, ये भी सही है। आर्मर्ड कोर सेंट्रल एंड स्कूल, तो ये जबलपुर में, सही नहीं है। और आर्मी मेडिकल कोर सेंटर इन स्कूल लखनऊ, सही है। तो आप जान लीजिए दोस्तों कि आर्मर्ड कोर सेंटर स्कूल ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है, न कि मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष कौन होता है? देखिए, कोमोडोर, कैप्टन, कमांडर या लेफ्टिनेंट कमांडर, तो सही उत्तर है कमांडर। दोस्तों आप जान लीजिए, भारतीय वायुसेना में विभिन्न पदों की श्रेणियां जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। थल सेना में लेफ्टिनेंट होते हैं और वायुसेना में उसके स्तर पे फ्लाइंग ऑफिसर, नौसेना में सब लेफ्टिनेंट, कैप्टन थल सेना में, फ्लाइट लेफ्टिनेंट वायुसेना में और जल सेना में या नौसेना में लेफ्टिनेंट होते हैं। कर्नल जो थल सेना में हैं उनका वायुसेना में जो समकक्ष है ग्रुप कैप्टन है, नौसेना में कैप्टन। लेफ्टिनेंट जनरल तो ये इसके समकक्ष वायुसेना में एयर मार्शल होता है और नौसेना में वाइस एडमिरल। जनरल तो जनरल आप जान लीजिए थल सेना में, वायुसेना में एयर चीफ मार्शल और नौसेना में एडमिरल। जबकि थल सेना में फील्ड मार्शल ये सर्वोच्च पद है, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स वायुसेना में और एडमिरल ऑफ द फ्लीट ये नौसेना का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना की ऑपरेशन कमांड्स कितनी हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर है 6 है। दोस्तों जून 1999 के अनुसार भारतीय थल सेना की ऑपरेशन कमांड्स को 5 भागों में बांटा गया है, जो कि वर्तमान में 6 हैं। उत्तरी कमांड ऊधमपुर में, दक्षिणी कमांड पुणे का मुख्यालय है, मध्यवर्ती कमांड लखनऊ में, पूर्वी कमांड कोलकाता, पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर चंडीगढ़ और दक्षिणी पश्चिमी कमांड ये जो है जयपुर में है। 15 अगस्त 2005 से क्रियाशील है। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1965 में इसकी स्थापना 1 दिसंबर को की गई थी और बीएसएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के पास किन देशों की सीमाओं की रक्षा का दायित्व है आप जान लीजिए। भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान नेपाल, पाकिस्तान भूटान, पाकिस्तान बांग्लादेश या पाकिस्तान और चीन। तो सही उत्तर है बीएसएफ के पास पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं की रक्षा का दायित्व है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी तो कहाँ पर स्थित है? उत्तर है माउंट आबू में। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू राजस्थान में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में कहाँ पर हुई थी आपको बताना है। तो उत्तर है बंगलुरु। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय यानी नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की स्थापना 1986 में बंगलुरु में की गई थी और इसे तत्संबंधी 1986 के कर्नाटक राज्य के लिए अधिनियम 19 अगस्त 1987 को अधिसूचित किया गया था और उसके बाद इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? केरल, त्रिवेंद्रम, नई दिल्ली या बंगलुरु। तो सही उत्तर है दोस्तों विधि विश्वविद्यालय
अब जान लीजिए केरल और नई दिल्ली में विधि विश्वविद्यालय नहीं था। बंगलुरु में पहला विधि विश्वविद्यालय था। लेकिन आप जान लीजिए कि 1986 में नई दिल्ली में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और 2008 में केरल में कोच्चि में नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एडवांस लीगल स्टडीज़ की स्थापना 2005 में हुई है। जबकि त्रिवेंद्रम में विधि विश्वविद्यालय नहीं है। तो त्रिवेंद्रम को छोड़कर केरल, दिल्ली और बंगलुरु में तो पहला विधि विश्वविद्यालय था, आप जान रहे हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है दोस्तों। आप देखिए, कथन है कि भारत में जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है। कारण है भारतीय राजनीति में जातिवाद बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सही, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा दिया गया था, कहाँ पर? तो ये उत्तराखंड में। दोस्तों 2003 में उत्तराखंड सरकार ने गोरखाओं सहित 2 अन्य समुदायों घृत, चाहंग और उठैला बोरा को अन्य पिछड़े वर्गों का दर्जा दिया था। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय किसे दिया जाता है, आपको बताना है। तो उत्तर है वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय कार्ल मार्क्स को दिया जाता है। कार्ल मार्क्स ने समाजवाद को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया और कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद के साथ साथ साम्यवाद का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मार्टिन मार्क्स द्वारा नौकरशाही के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो उत्तर है 4 प्रकार। ये 4 प्रकार देखिए, गार्जियन ब्यूरोक्रेसी यानी अभिभावक नौकरशाही, कास्ट ब्यूरोक्रेसी यानी जातीय नौकरशाही, पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी यानी संरक्षक नौकरशाही और मेरिट ब्यूरोक्रेसी यानी योग्यता नौकरशाही। तो ये मार्टिन मार्क्स द्वारा नौकरशाही के ये 4 प्रकार बताए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखी है? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये जो है श्रीमन नारायण अग्रवाल गांधीवादी अर्थशास्त्री थे। इन्होंने 1946 में गांधी के आर्थिक विचारों पर आधारित गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया लिखा था। अगला प्रश्न सुमेलन करना है लेखक और उनकी पुस्तकों का। अतुल कोहली की पुस्तक है द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। ग्रेनविल ऑस्टिन की पुस्तक है, आप जान लीजिए, वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस। पेंडरल मून की पुस्तक है दोस्तों डिवाइड एंड क्विट और एलन ग्लैडहिल की पुस्तक है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से सही मिलान आप कर सकते हैं। सही मिलान आपका हो जाएगा 2, 4, 1, 3। विकल्प देख लेते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं अतुल कोहली। अगला प्रश्न है दोस्तों, विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो विदेश में सबसे पहले ब्रिटेन में 1982 में भारत महोत्सव का आयोजन किया गया था और ये लंदन में आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारत में बहुत सारे प्रवासी भारतीयों से जुड़ने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जाता है। ये सम्मेलन कब प्रारंभ किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है 2003 में। और आप जान लीजिए, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवर्ष 9 जनवरी को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने के दिन को प्रवासी भारतीय दिवस वर्ष 2003 से आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? तो उत्तर है केंद्र सरकार ने। और देखिए, देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न सुमेलन करना है क्षेत्र और देश। तो चेचन्या ये रसियन फेडरेशन का देश है, आप जान लीजिए। चेचन्या रूस का गणतंत्र है। ये उत्तरी काकेशस में पूर्वी यूरोप के दक्षिणी भाग में कैस्पियन सागर से 100 किलोमीटर पर दूर है। दारफुर, तो दारफुर आप जान लीजिए पश्चिमी सूडान में, दारफुर पश्चिमी सूडान में स्थित एक क्षेत्र है, तो यहाँ पर सूडान हो जाएगा। स्वात घाटी, तो आप जान लीजिए स्वात घाटी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में है, पाकिस्तान में। तो इसमें से केवल एक सुमेलित है, केवल एक, ऑप्शन
ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रायः चर्चा में रहने वाला बर्बर भाषी समुदाय रहता है कहाँ पर? अफगानिस्तान, अल्जीरिया, अर्जेंटीना या ऑस्ट्रेलिया? तो सही उत्तर है अल्जीरिया में। दोस्तों बर्बर भाषी समुदाय उत्तर और पश्चिमी अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया, मारिटानिया, माली, नाइजर आदि में निवास करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं? तो आर्कटिक काउंसिल के सदस्य दोस्तों यहाँ पर विकल्प में से डेनमार्क, रशियन फेडरेशन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर 1, 3, 5। दोस्तों आर्कटिक काउंसिल एक उच्च स्तरीय अंतर सरकारी फोरम है। इसका गठन 1996 में ओटावा घोषणा पत्र आप जानते हैं, ओटावा घोषणा पत्र के तहत अमेरिका, रूस, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और कनाडा कुल 8 देशों की सदस्यता के साथ किया गया था। ये परिषद जो है आर्कटिक क्षेत्र में नीति निर्धारण और समन्वय का महत्वपूर्ण कार्य करती है। इस परिषद के अस्थायी पर्यवेक्षक 13 राष्ट्रों में भारत और जापान शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत श्रीलंका समझौते के अंतर्गत निम्न में से क्या नहीं था? पूर्वी और उत्तर प्रांतों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण, पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना, पूर्ण स्वतंत्रता या श्रीलंका की अखंडता? तो सही उत्तर है पूर्ण स्वतंत्रता। दोस्तों आप जान लीजिए, भारत श्रीलंका समझौता 1987 में श्रीलंका की अखंडता को बनाए रखने की बात की गई और तमिल राज्य की पूर्ण स्वतंत्रता का इसमें कोई उल्लेख नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किसी देश की बनी थी? तो उत्तर है सिरिमाओ भंडारनायके। दोस्तों सिरिमाओ भंडारनायके किसी देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। सिरिमाओ भंडारनायके वर्ष 1960 में श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने के साथ ही विश्व के किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे या फिर इटली? तो सही उत्तर है स्वीडन। दोस्तों यूरोपीय यूनियन में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश स्वीडन है। अक्टूबर 2014 में स्वीडन द्वारा फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता दी गई थी। अगला प्रश्न है, यूएन द्वारा सन किसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया था? तो उत्तर है 1975, ऑप्शन ए। दोस्तों आप जान लीजिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सन 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो डेट याद रखिएगा 19 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के रूप में घोषित किया था और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर 1992 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाने की स्वीकृति दी थी। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं 2 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। 15 जून 2007 के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर के दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल उल्फा उग्रवादी संगठन किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से। उल्फा उग्रवादी संगठन असम राज्य से संबंधित है। इसका पूरा नाम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकी संगठन स्थित है? तो पीपुल्स वार ग्रुप आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों PWG या पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन की स्थापना 22 अप्रैल 1980 को आंध्र प्रदेश में कोंडापल्ली सीतारामैया नामक नक्सली नेता ने की थी। 2004 में इस संगठन ने माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर यानी MCC के साथ विलय कर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का निर्माण किया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत हमने इस वीडियो के साथ ही संपूर्ण
पूर्वावलोकन श्रृंखला को कवर कर लिया है। अब इसको हम 1 या 2 पार्ट्स में जो है इसको कंपाइल कर देंगे, ताकि आपको एक ही वीडियो में सभी कुछ जो है राज्य व्यवस्था से संबंधित सभी प्रश्न एक जगह मिल जाएं और आप आसानी से इसको रिवाइज कर सकें। दोस्तों, वीडियो और ये श्रृंखला आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।